इस क्वेश्चन में एक सेट दिया हुआ है और पी एक्स डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, मीन्स पावर सेट ऑफ एक्स को, और ओमेगा एक्स डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम एक्स टू टू एलिमेंट सेट 0 and 1। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है कि इफ़ x इज़ फाइनाइट देन पावर सेट इज़ फाइनाइट। अगर x फाइनाइट है मीन्स कि x की जो कार्डिनलिटी है वो अगर n है, x की कार्डिनलिटी अगर n है तो पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? पावर सेट ऑफ x में कितने एलिमेंट हो सकते हैं? 2 की पावर n एलिमेंट होंगे, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? 2 की पावर n हो गई, और ये भी क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। तो जब भी आपका x फाइनाइट रहेगा तो उसका जो पावर सेट है वो भी फाइनाइट रहेगा, और x में अगर n एलिमेंट है तो पावर सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट 2 की पावर n हो जाएगा और वो भी फाइनाइट रहेगा। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो तो करेक्ट रहेगा ही हमेशा। इफ़ x and y आर फाइनाइट सेट्स and if there is a 1-1 correspondence between power set of x and power set of y, then there is a 1-1 correspondence between x and y। दिया है कि x और y दोनों फाइनाइट है। बी ऑप्शन के लिए मान लेते हैं कि x की कार्डिनलिटी m है और y की कार्डिनलिटी क्या है? n है, मीन्स कि x में m एलिमेंट है और y में n एलिमेंट है, दोनों फाइनाइट है। साथ में दे रहा है कि पावर सेट ऑफ x और पावर सेट ऑफ y के बीच में 1-1 करस्पोंडेंस है। तो पावर सेट ऑफ x की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? 2 की पावर m हो जाएगी, और पावर सेट ऑफ y की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? 2 की पावर n हो जाएगी। अब अगर ये दोनों फाइनाइट होंगे, ऑब्वियसली ये दोनों फाइनाइट होंगे, और फाइनाइट सेट के बीच में 1-1 करस्पोंडेंस तभी पॉसिबल हो सकता है, दिया हुआ है पावर सेट ऑफ x इक्विवेलेंट है पावर सेट ऑफ y के, क्योंकि 1-1 करस्पोंडेंस है तो दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल हो जाएगी, और दोनों क्या है? फाइनाइट सेट है, इसके लिए दोनों की जो कार्डिनलिटी है वो इक्वल होने का मतलब क्या हो जाएगा कि m इक्वल टू n हो जाएगा। m इक्वल टू n मीन्स कि जो x है वो इक्विवेलेंट टू y हो जाएगा, यानी कि x और y के बीच में भी एक बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट करेगी। तो ये भी 1-1 करस्पोंडेंस x एंड y के बीच में हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड भी ट्रू हो जाएगा। देयर इज़ नो 1-1 करस्पोंडेंस बिटवीन x एंड पावर सेट ऑफ x। जो कैंटर्स थ्योरम है वो यही स्टेट करता है कि कोई भी सेट हो, x सेट कोई भी हो, और जो उसका पावर सेट है, हमेशा जो पावर सेट ऑफ x है उसकी जो कार्डिनलिटी है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ x रहेगी। मीन्स कि इनके बीच में कभी भी x और पावर सेट के बीच में कभी भी 1-1 करस्पोंडेंस नहीं हो सकता है किसी भी सेट x के लिए, क्योंकि x की कार्डिनलिटी जो भी रहेगी वो स्ट्रिक्टली कम रहेगी पावर सेट की कार्डिनलिटी से। तो आपका ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन के लिए कह रहा है कि देयर इज़ अ 1-1 करस्पोंडेंस बिटवीन ओमेगा एक्स एंड पावर सेट ऑफ x। ऑप्शन डी के लिए कोई भी सेट अगर है किसका? सबसेट x का, तो हम इसके करस्पॉन्डिंग एक मैप डिफाइन कर सकते हैं जिसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक फंक्शन। ये कहाँ से डिफाइन होती है? x से 2 एलिमेंट सेट 0-1 में। और कैसे डिफाइन होती है? करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ a डिफाइंड एज दिस इज इक्वल टू 1 व्हेन x बिलोंग्स टू a एंड 0 व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो हर एक सेट के करस्पॉन्डिंग एक हमें करेक्टरिस्टिक फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। और हर एक करेक्टरिस्टिक फंक्शन के करस्पॉन्डिंग ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जहाँ पर वैल्यू 1 है वो एक सेट को, सबसेट को रिप्रेजेंट करेगा x के। तो यहाँ से हम इजीली एक 1-1 करस्पॉन्डेंस डिफाइन कर सकते हैं। फाई फ्रॉम पावर सेट ऑफ x टू पावर सेट ऑफ x टू करेक्ट ओमेगा x डिफाइंड बाय फाई ऑफ सेट a इज़ इक्वल टू जस्ट ए करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ a। तो ये जो फाई है वो एक्चुअली में 1-1 मैप है। फाई इज़ बाइजेक्टिव मैप, ये बाइजेक्टिव मैप हो जाती है पावर सेट ऑफ x के बीच में और कलेक्शन ऑफ ऑल
मैप्स फ्रॉम x टू टू एलिमेंट सेट 0 and 1। तो ये बाइजेक्टिव मैप है फाई, इसलिए जो पावर सेट है और जो कलेक्शन ऑफ ऑल मैप्स है वो क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन दैट देयर आर रियल कांस्टेंट ए बी सी डी सच दैट द आइडेंटिटी लैम्डा एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी होल्ड्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज़ व्हाट, लैम्डा, ये जो लैम्डा है वो क्या हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जस्ट दोनों तरफ कंपेयर करना पड़ेगा कोफिशिएंट को, और देखते हैं लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ है, ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई और प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 2cd एक्स वाई। और इसे क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2cd एक्स वाई। अगर दोनों तरफ हम कंपेयर करें, ऑन कंपेयर बोथ साइड क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल लैम्डा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड 2ab प्लस 2cd इक्वल टू 2 implies ab प्लस cd इज इक्वल 1। तो हमारे पास 3 इक्वेशन एक्चुअली में आ गए हैं और ये थर्ड। अब इसका हमें सोल्यूशन ढूंढना है कि क्या किसी लैम्डा के लिए इसका सोल्यूशन मिल सकता है क्या, क्योंकि ये सभी एक्स वाई के लिए होल्ड कर रहा था, तो ये तभी पॉसिबल है जब इनके कोफिशिएंट इक्वल हो जाएं। तो इसके लिए हमें 3 ये इक्वेशन मिल गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो लैम्डा इक्वल टू 1 अगर पर्टिकुलर हम चूज़ करें, लैम्डा इक्वल टू 1 लें, देन a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 1/√2 इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर लैम्डा इक्वल टू हम पर्टिकुलर चूज़ कर लें 1, तो ए बी सी डी इक्वल टू हम 1/√2 ले लें, तो ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि ऐसे ए बी सी डी एग्जिस्ट करेंगे फॉर सम लैम्डा। तो लास्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, कह रहा है कि देयर इज़ नो सच लैम्डा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। एटलीस्ट एक लैम्डा तो एग्जिस्ट कर ही रहा है जिसके लिए हमें इसका एक सोल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है, इस केस में कह रहा है लैम्डा इक्वल टू -5, तो ये भी इनकरेक्ट है। उसका रीज़न ये है, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है वो लैम्डा क्या दिया हुआ है, 2 नंबर का, 2 पॉजिटिव नॉन निगेटिव नंबर का सम दिया हुआ है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, इसलिए लैम्डा ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास सोल्यूशन मिल गया है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 1/√2, इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो ऑप्शन सी है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा कि चूँकि यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए हमें सोल्यूशन मिल गया, तो ऑब्वियसली इसके लिए हम ट्राई नहीं करेंगे। ये पार्ट बी का क्वेश्चन है कि मतलब इस लैम्डा के लिए हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए हमें मिल गया और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में है, यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू 1 है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि जब लैम्डा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी तब भी हमें इसका एक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन हमने ढूंढ दिया है और वो बी ऑप्शन से मैच भी कर रहा है। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 दिया हुआ है और जो हमने लैम्डा इक्वल टू 1 लिया है उसके लिए जो सोल्यूशन ढूंढा है, ठीक है, वो इससे
इसमें लाई कर रहा है लैम्डा की वैल्यू, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पार्ट बी का है, जिसमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, फिक्स्ड पॉलिनोमियल दिया है अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल दिया हुआ है और साथ में यहाँ पर कहा है कि अल्फ़ा बीटा कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, और एक्स नॉट क्या है, फिक्स्ड रियल नंबर है। और एक सेट लिया हुआ है, सेट कैसे डिफाइन किया है कि ए बी सी सच दैट जो ये पॉलिनोमियल है अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा इस कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म। तो ऐसे हमें ए बी सी कितने मिल सकते हैं, ठीक है, यानी कि एस की जो कार्डिनलिटी है, एस में नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे जो ट्रिपलेट है वो कितने मिल सकते हैं उस पे हमें बात करना है। तो हम थोड़ा सा इसमें चाहें तो कंपेयर करके कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो देखिए ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड है, ये मेथड फर्स्ट है। कैसे कर सकते हैं, अगर दोनों तरफ कंपेयर करें तो क्या मिल जाएगा हमें, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा इक्वल टू मिल जाएगा ए एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस एक्स नॉट और प्लस सी मिल जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा इक्वल टू, इसको ओपन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 2x एक्स नॉट प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स नॉट और प्लस सी हो जाएगा। अगर दोनों तरफ हम कांस्टेंट टर्म और x और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करें, चूँकि ये ट्रू है फॉर ऑल x, ठीक है, जैसा दिया हुआ है यहाँ पर, दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों तरफ के जो कोफिशिएंट है डिग्री वाइज इक्वल हो। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर हम कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड में अल्फ़ा है और राइट साइड में क्या हो जाएगा, सिर्फ ए हो जाएगा, तो अल्फ़ा इक्वल टू ए हो जाएगा। और अगर हम एक्स का कोफिशिएंट करें इक्वेट तो लेफ्ट साइड में बीटा है और राइट साइड में आ जाएगा माइनस 2a एक्स नॉट प्लस बी, ठीक है। और अगर कोफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट को अगर कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करें तो गामा इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स नॉट स्क्वायर माइनस बी एक्स नॉट और प्लस सी। अब देखिए यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई है, ए की वैल्यू आ गई है अल्फ़ा, तो यहाँ से जो b की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। b इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस 2a एक्स नॉट, यानी कि बीटा प्लस 2 अल्फ़ा एक्स नॉट। चूँकि एक्स नॉट क्या है, फिक्स्ड है, इसलिए आपका b एक यूनिक हो जाएगा। ऐसे ही a इक्वल टू क्या दिया है अल्फ़ा, वो भी यूनिक है। अब गामा कितना हो जाएगा, गामा हो जाएगा सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, लास्ट इक्वेशन से सी इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस ए एक्स नॉट स्क्वायर प्लस बी एक्स नॉट। अब यहाँ पर ए और बी की वैल्यू रख दे, सब्स्टिट्यूट कर दे, तो गामा माइनस ए की वैल्यू है अल्फ़ा एक्स नॉट स्क्वायर और बी की वैल्यू आ गई है प्लस एक्स नॉट और बीटा प्लस 2 अल्फ़ा एक्स नॉट। अगर यहाँ पर देखें तो ये गामा भी आपका फिक्स्ड है, अल्फ़ा भी फिक्स्ड है, एक्स नॉट स्क्वायर भी आपका फिक्स्ड ही है, एक्स नॉट फिक्स्ड है तो एक्स नॉट स्क्वायर भी फिक्स्ड हो जाएगा, ये बीटा भी फिक्स्ड है, ये अल्फ़ा भी फिक्स्ड है, एक्स नॉट भी। तो हमारे पास ए के लिए यूनिक है, ए इक्वल टू अल्फ़ा है, यूनिक आपके पास चॉइस है। और बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू है बीटा प्लस 2 अल्फ़ा एक्स नॉट, ये भी आपका यूनिक चॉइस है, ठीक है। और ऐसे ही सी इक्वल टू क्या है, गामा माइनस अल्फ़ा एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एक्स नॉट टाइम्स बीटा प्लस 2 अल्फ़ा एक्स नॉट। और ये भी क्या है, ये भी सारे कांस्टेंट हैं, फिक्स्ड हैं, तो आपके लिए सी की चॉइस भी यूनिक है। तो जो ट्रिपलेट है ए बी सी वो क्या होगा, वो
यूनिक हो जाएगा। तो जो एस में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इसलिए जो एस की कार्डिनलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। एक दूसरा तरीका है, आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका कैसे है कि सेकेंड मेथड है ये, इसके लिए आपको लीनियर अलजेब्रा की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें पी एन एक्स अगर हम डिफाइन करें, पी एन एक्स इज कलेक्शन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ all polynomials with degree at most n। तो ये जो पी एन एक्स है, ये इसका जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन क्या हो जाता है, n+1 हो जाता है। और फॉर फिक्स्ड x नॉट बिलोंग्स टू r, जो b इक्वल टू 1 x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर डॉट x माइनस एक्स नॉट पावर n, ये जो है ये एक्चुअली में इसमें n+1 एलिमेंट है और ये बेसिस हो जाती है, इस बेसिस फॉर पी एन एक्स। तो इसी का यूज़ करना है हमें। तो यहाँ पर जो दिया है P2x दिया हुआ है, P2x का एक एलिमेंट दिया हुआ है, P2x का एलिमेंट यानी कि अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा दिया है, और x नॉट फिक्स्ड है। तो P2x के लिए जो बेसिस है वो क्या हो जाएगी, 1 x माइनस एक्स नॉट और x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर। तो ये जो px है इसको हम इस बेसिस के टर्म में यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, बेसिस की डेफिनेशन से। तो हमारे पास ए बी सी की ऐसी कैसे कितनी चॉइस हो जाएगी, px इक्वल टू a इंटू 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस सी इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। ऐसे जो स्केलर हैं कितने मिलेंगे, चूँकि ये बेसिस है इसलिए हमें ऐसे जो स्केलर हैं ए बी सी, जो ट्रिपलेट है वो कितना मिलेगा, यूनिक मिलेगा। तो यूनिक मिलेगा इसलिए जो एस की कार्डिनलिटी है वो 1 हो जाएगी। आप इस मेथड का भी यूज़ करके सिंपली कंक्लूड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया है और पूछ रहा है कि which ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम n क्रॉस n टू n आर इंजेक्टिव। कौन सी फंक्शन 1 1 है इन 4 ऑप्शन में। तो अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन के लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 1 1 मैप है। कैसे, जो f1 डिफाइन है, f1 n क्रॉस n टू n, ये आपका 1 1 है। हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, मान लीजिए कि f1 mn इक्वल टू f1 m डैश n डैश है, मीन्स कि 2 की पावर m इंटू 3 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर m डैश इंटू 3 की पावर n डैश है। अब हमें क्या दिखाना है, हमें m इक्वल टू m डैश है और n इक्वल टू n डैश है 1 1 के लिए। मान लेते हैं सपोज़ m इज़ नॉट इक्वल टू m डैश। तो m अगर m डैश के इक्वल नहीं है और दोनों क्या है, इंटीज़र है, तो कोई ना कोई एक नंबर, एक इंटीज़र दूसरे से बड़ा होगा। तो हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी एज्यूम कर सकते हैं कि m ग्रेटर दैन है m डैश से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 की पावर m माइनस m डैश इंटू 3 की पावर n इक्वल टू 3 की पावर n डैश हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये m माइनस m डैश, ये ग्रेटर दैन 0 एक इंटीज़र है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है वो क्या है, एक इवन नंबर है, और ये क्या है जो राइट हैंड साइड में है वो एक ऑड नंबर है। इवन और ऑड नंबर इक्वल
नहीं हो सकते हैं तो एक हमें क्या मिल रहा है, कंट्राडिक्शन मिल रहा है। और ये कंट्राडिक्शन क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि m और m डैश इक्वल नहीं है। तो वी मस्ट हैव कि m और m डैश आपस में इक्वल हों। तो ये m डैश और m इक्वल हो जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 की पावर m इंटू 3 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 3 की पावर n डैश कर सकते हैं। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 की पावर m कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो पावर है उसको कंपेयर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, n इक्वल टू n डैश हो जाएगा। तो क्या मिल गया, ये जो F1 है 1 1 हो गया। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन के लिए अगर देखें तो हमारे पास क्या है, अगर ध्यान से देखें F2 ऑफ 1 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2, यानी कि 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। और f ऑफ 2,1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बाय डेफिनीशन 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 1, और ये भी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो दो डिफरेंट पॉइंट है, उनकी जो F2 इमेज है वो क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। इसलिए जो F2 है कैन नॉट बी 1 1। दो डिफरेंट पॉइंट है, उनकी F इमेज क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, इसलिए F2 1 1 नहीं होगा। सी ऑप्शन के लिए देखें, सी ऑप्शन के लिए अगर हम देखें तो F3 यहाँ पर जो मैप दिया है उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 पॉइंट है। एक हम ले सकते हैं 1,8 और दूसरा ले सकते हैं 1,4 एंड 8,1। ये दो डिफरेंट पॉइंट हैं और इनकी F3 इमेज हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 4 बाई डेफिनीशन हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा 65। और f ऑफ 3 8,1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बाई डेफिनीशन 8 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, और ये भी क्या हो गया 65 हो गया। दो डिफरेंट पॉइंट है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है, उनकी F3 इमेज क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। F3 1 4 इज इक्वल F3 8 1, बट 1 4 इज नॉट इक्वल टू 8 1, सो F3 इज नॉट 1 1। ये आपका 1 1 नहीं हो सकता है। ऐसे ही अगर हम F4 में F4 डी ऑप्शन के लिए अगर F4 में वैल्यू कैलकुलेट करें 8,1 की, तो ये क्या हो जाएगी बाय डेफिनीशन 8 स्क्वायर इंटू 1 क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। और F4 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें 1,4 पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर इंटू 4 क्यूब, और ये हो जाएगा 64। तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं और दोनों की F4 इमेज क्या हो रही है, 64 हो रही है, लेकिन पॉइंट क्या है, डिस्टिंक्ट है, इसलिए F4 इज़ नॉट 1 1। ये भी आपका 1 1 नहीं हो सकती। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं तो उनकी F इमेज क्या होना चाहिए, उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ठीक है, 1 1 की कंडीशन क्या होती है, 1 1 की कंडीशन होती है कि x अगर डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो उसकी जो F इमेज है f ऑफ x और f ऑफ y वो भी आपस में इक्वल ना होने पाए। यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले रहे हैं लेकिन उनकी जो इमेज है वो क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, इसलिए ये आपका 1 1 नहीं है। तो ना तो सेकेंड 1 1 है, ना थर्ड 1 1 है, ना फोर्थ 1 1 है। यहाँ पर जो स्पेशल है ये मैप के साथ में F2 के साथ में आप देख सकते हैं F2 mn इक्वल टू F2 nm है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो आप mn कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो
है वो बहुत ही स्पेशल है। वो स्पेशल इसलिए है कि आपको ये 1 1 नहीं है, इसको दिखाने के लिए ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसा x ढूंढना है, x और y, कि एक का क्यूब और स्क्वायर दोनों इक्वल हो जाए। जैसे हमने 1 और 4 और 8 हमने देखा, तो ये कैसे टाइप से हैं, 4 का क्यूब बराबर 8 का स्क्वायर है और 1 क्यूब इक्वल टू 1 स्क्वायर है। ठीक है, तो ये बहुत ही यूनिक टाइप का नंबर है। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी नंबर होंगे, यानी कि ऐसे नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर है और किसी नंबर का क्यूब भी है, लाइक कि आपका ये 10 की पावर 6 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपका काम कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप के नंबर आपको ढूंढना रहेगा। तो ये बहुत ही स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, और अगर सडन आएगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऐसे क्वेश्चन को करना, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इन बाइजेक्शन विद आर, मीन्स कि ऐसे इनमें से कौन कौन सेट है जिसकी कार्डिनलिटी आर की कार्डिनलिटी के बराबर है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, सेट ऑफ ऑल मैप्स फ्रॉम 0 1 टू n है, मीन्स कि ये किसकी इसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा, n टू द पावर 2 एलिमेंट सेट 0 1, और इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, LF नॉट स्क्वायर के, और ये किसके बराबर है, LF नॉट के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेट ऑफ ऑल मैप्स फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर n टू 0 1, इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, b के लिए इसकी जो कार्डिनलिटी है 2 की पावर LF नॉट हो जाएगी, और ये किसके बराबर है, c के बराबर है। तो ये आपका अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा, और इस सेट और R के बीच में एक बाइजेक्शन होगा क्योंकि दोनों की कार्डिनलिटी C है, तो इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ n, यानी कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, और इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, इसकी कार्डिनलिटी 2 की पावर LF नॉट के बराबर होती है, और ये भी क्या होती है, C के बराबर होती है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि पावर सेट ऑफ n इक्विवेलेंट है R के, यानी कि पावर सेट ऑफ n से R में एक बाइजेक्टिव मैप डिफाइन कर सकते हैं। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ R, ये क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ R, और पावर सेट ऑफ R की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 2 की पावर R की कार्डिनलिटी, यानी कि 2 की पावर C, और ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन C है, तो ये R के साथ है पावर सेट ऑफ R में कोई भी बाइजेक्शन मैप डिफाइन नहीं हो सकती है। तो सिर्फ आपका B और C करेक्ट है, ये A और D इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर दो सेट्स दिए हैं, सेट्स ऑफ सीक्वेंसेस X एंड Y। जो X है वो कलेक्शन ऑफ ऑल सीक्वेंसेस है ऑन 0 1, और ये Y है कलेक्शन ऑफ ऑल सीक्वेंसेस वेयर xn इक्वल टू 1 फॉर एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी n। तो हमें देखना है कौन सा सेट काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है। एक्चुअली जो x दिया हुआ है वो इक्विवेलेंट है किसके, 2 की पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल मैपिंग फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू 2 एलिमेंट सेट 2। तो जो x की कार्डिनलिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2 की पावर n की कार्डिनलिटी के, और इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, 2 की पावर LF नॉट, और ये C के बराबर हो जाती है। तो x क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा x। ठीक है, अनकाउंटेबल सेट हो गया। अब y को देखते हैं। तो y को इमेजिन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि an डिफाइन कर रहे हैं। an जो n पे डिपेंड कर रहा है, ये कलेक्शन ऑफ मैपिंग है f फ्रॉम n एलिमेंट सेट n टू 0 1 में, और इसे हम क्या है, दिस इज नथिंग बट 2 की पावर इसमें जो 2 की पावर 1 टू n, कलेक्शन ऑफ ऑल मैपिंग फ्रॉम 1 to 2n टू 2 एलिमेंट सेट 2। तो जो an की जो कार्डिनलिटी है वो क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट, और ये कितना हो जाएगा,
दिस इज़ नथिंग बट 2 की पावर n। तो an क्या है, फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब अगर हम ले लें a इक्वल टू डिफाइन कर दे, a इक्वल टू यूनियन ऑफ n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन ऑफ ऑल an, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट, तो ये हो जाएगा जस्ट काउंटेबल सेट। और अगर हम यहाँ से एक मैप डिफाइन कर दें, कैसे मैप डिफाइन कर दें, फाई फ्रॉम a टू y डिफाइन कर रहे हैं हम। a में कैसे एलिमेंट है, a में ऐसे एलिमेंट है, ए में कैसे एलिमेंट है, ए में जस्ट फाइनाइट सीक्वेंस है। तो अगर हम यहाँ पर लें कोई भी एलिमेंट लें, ए का कोई एलिमेंट लें, x1 x2 xk लें, तो ये कहाँ पर मैप करे, ये मैप करे x1 x2 xk xk और 0 0 0 0, ये इस सीक्वेंस पे मैप कर रहा है जिसके सारे टर्म्स, kth टर्म के बाद के सारे टर्म्स क्या है, ज़ीरो है। तो ये जो मैपिंग है एक्चुअली में, ये जो मैपिंग है ये आपका सरजेक्टिव हो जाएगी। ये मैपिंग क्या है, सरजेक्टिव है, ठीक है। तो जो y की कार्डिनलिटी है वो a की कार्डिनलिटी से कम या बराबर हो जाएगी। और a क्या है, काउंटेबल सेट है, तो ये काउंटेबल सेट है, तो आपका जो y है वो भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल सेट हो जाएगा। तो आपका x से अनकाउंटेबल सेट है और y क्या है, काउंटेबल सेट है, इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरे तरीके से अगर आप और थोड़ा समझना चाहते हैं तो y को अगर देखेंगे तो y क्या है एक्चुअली में, y में सिर्फ और सिर्फ ऐसे सीक्वेंस है जिसमें कि सिर्फ फाइनाइटली मैनी n के लिए आपके पास दो चॉइस हैं। फाइनाइटली मैनी n के लिए सिर्फ आपके पास दो चॉइस है, xn की वैल्यू 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। बाकी सारे पॉइंट्स पर एक ही चॉइस है कि xn की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो ऐसे जो सीक्वेंस हैं वो एट मोस्ट काउंटेबल हो सकते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल होने के लिए एटलीस्ट आपके पास इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हो जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 और 1 में से कोई भी हो सकती है। इस प्रॉब्लम में हमें अनकाउंटेबल सेट ढूंढना है कि कौन सा सेट अनकाउंटेबल है। तो जो फर्स्ट सेट है वो सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम R टू 2 एलिमेंट्स सेट 0 1 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर R। और इस सेट की जो कार्डिनलिटी है वो क्या हो जाएगी, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ R हो जाएगी, और R की कार्डिनलिटी 2 की पावर C है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन C है, तो ये सेट जो है वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो फर्स्ट सेट आपका अनकाउंटेबल है। सेकेंड सेट क्या है, द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू एलिमेंट सेट 0 1। ये जो सेट है एक्चुअली वो है 2 की पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इसकी जो कार्डिनलिटी है वो 2 की पावर लेफ्ट नॉट हो जाएगी, और इसकी कार्डिनलिटी C के बराबर होती है ये। तो ये भी एक अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। तो जो सेकेंड ऑप्शन है वो भी अनकाउंटेबल सेट है, और फर्स्ट ऑप्शन भी है वो भी आपका अनकाउंटेबल सेट है। यहाँ पर दिया द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ n। तो जो सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ n है वो क्या होता है, उसका जो कार्डिनलिटी होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी के बराबर यानी कि LF0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। और इसलिए ये एक काउंटेबल सेट हो जाएगा। जो C है, ऑप्शन C है, वो क्या है, एक काउंटेबल सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एनी काउंटेबल सेट इज़ ऑलवेज अ काउंटेबल सेट। तो ये आपका काउंटेबल सेट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ n, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ n, एक्चुअली ये किसकी बात कर रहा है, पावर सेट ऑफ n की बात कर रहा है, और उसकी कार्डिनलिटी 2 की पावर LF0 के बराबर हो जाएगी, और ये C के बराबर होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। तो D भी है आपका अनकाउंटेबल सेट है। C का जो प्रूफ है कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए कि अगर हम an इक्वल टू देखें, an इक्वल टू है जस्ट 1 to n, ठीक है, और
पावर सेट ऑफ ए एन क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए एन फाइनाइट सेट हो जाएगा फॉर ईच एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमने ए एन डिफाइन किया इस तरीके से, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन। तो जो कोई भी अगर सबसेट होगा, अगर फाइनाइट है ए कोई सबसेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का और वो फाइनाइट सबसेट है, तो एक कम से कम एन एग्जिस्ट करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सच दैट ए क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए एन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स हो जाएंगे वो जस्ट यूनियन ऑफ ए एन हो जाएगा, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। और ये क्या है, ए एन आपका फाइनाइट है और ये क्या हो गया, काउंटेबल यूनियन है। तो ये आपका कलेक्शन ऑफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर एन। और ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट है, तो ये क्या है, जस्ट काउंटेबल सेट है। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं। एक सेट दिया है y और h y से y में एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जी y टू y सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन इज़ व्हाट। तो यहाँ पर जो y दिया हुआ है वो 1 टू अप टू 100 तक इंटीजर दिया हुआ है, और जो कोई भी मैप है एच वाई से वाई में किसी भी फाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट में अगर कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मैप है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मैप है, तो वो हमेशा कौन सी मैप होगी, वो आइडेंटिटी मैप ही हो सकती है। और इसके अलावा कोई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मैप किसी फाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसका सिंपल रीज़न ये है, अगर हम दो एलिमेंट का सेट लें, अगर मान लीजिए कि a इक्वल टू जस्ट 1 2 है, तो h हम डिफाइन करें a टू a में, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो h अगर h ऑफ 1 की वैल्यू अगर आपने 2 रख दिया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो h ऑफ 2 की वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 से ग्रेटर दैन होना चाहिए। लेकिन 2 से बड़ा कोई नंबर यहाँ पर a में यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए h आपका डिफाइंड ही नहीं होगा। h को डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, h ऑफ 1 की वैल्यू आपकी हमेशा जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो हमेशा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट पे ही मैप करेगा। ठीक है, तो h ऑफ 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, h ऑफ 2 इक्वल टू आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि वो 2 हो जाए, तो ये क्या हो गया, h जस्ट आइडेंटिटी मैप ऑन a हो गया। इसी तरीके से कोई भी अगर फाइनाइट सेट है तो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मैप हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मैप हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी मैप हो सकता है। तो h एक्चुअली में क्या है, आइडेंटिटी मैप ऑन सेट y है। ठीक है, मीन्स कि h ऑफ n इक्वल टू n हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू y। अब कह रहा है कि g कोई भी मैप है, g y से y में कोई भी मैप है सच दैट कि g ऑफ एच जे इज इक्वल है h ऑफ जी जे फॉर ऑल j बिलोंग्स टू y। और इसका मीनिंग क्या है, एच जे बराबर g ऑफ एच जे बराबर हो जाएगा j, क्योंकि h क्या है, आइडेंटिटी मैप है, तो एच जे की वैल्यू j हो जाएगी। और यहाँ पर भी h ऑफ जी जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, h आइडेंटिटी मैप है, तो ये क्या हो जाएगा, जी जे के बराबर हो जाएगा फॉर ऑल j बिलोंग्स टू y। तो ये क्या हो गया, ये ट्रू है फॉर ऑल j, कोई भी मैप होगा तो ये हमेशा ट्रू है। इसका मतलब g कोई भी मैप हो सकती है y से y में। g ये कंडीशन जो आपका गिवन कंडीशन है, इसको सेटिस्फाई करने वाली कौन सी मैप है, जी कोई भी एक्चुअली मैप हो सकती है फॉर ऑल g मैप फ्रॉम y टू y। ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेगी, मीन्स कितने ऐसे g हो सकते हैं जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन तो हमेशा ट्रिवियली सेटिस्फाइड ही होगी हमेशा। इसलिए जो मैपिंग है ऐसे g जितने हो सकते हैं वो क्या हो जाएंगे, y टू द पावर y हो जाएगा, इसकी कार्डिनलिटी हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, जस्ट 100 की पावर
सो ये टोटल नंबर ऑफ सच टाइप ऑफ जी, क्योंकि जी कोई भी मैप होगी तो ये कंडीशन अपने आप ही सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो ऐसे जो मैप है नंबर ऑफ मैप्स फ्रॉम वाई टू वाई कितना हो जाएगा 100 टू पावर 100 हो जाएगा, क्योंकि वाई की कार्डिनलिटी क्या है 100 है। तो जो ऐसे जो जी हैं द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जी कैसे कितने हो जाएंगे 100 टू पावर 100 हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रॉब्लम में हमें काउंटेबल सेट ढूंढना है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम क्यू टू क्यू, जितने भी फंक्शन हैं उन सब का कलेक्शन ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा क्यू टू द पावर क्यू के, और इसकी जो कार्डिनलिटी है वो कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी एल एफ नॉट टू द पावर एल एफ नॉट, और ये किसके इक्वल हो जाती है 2 की पावर एल एफ नॉट जो कि सी के बराबर है। तो जो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो अनकाउंटेबल सेट है, ठीक है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्या है सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम क्यू टू 2 एलिमेंट सेट 0 1, यानी कि ये जो सेट है बी में वो कौन सा है, ये इक्विवेलेंट है ये 2 की पावर क्यू के, और इसकी जो कार्डिनलिटी है वो हो जाएगी 2 की पावर एल एफ नॉट के, और ये भी सी के इक्वल है जो कि अनकाउंटेबल है। तो सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम क्यू टू 0 1 विच बेनिसेस आउटसाइड अ फाइनाइट सेट, अगर फाइनाइट सेट के अलावा बाकी हर जगह क्या हो रहा है बेनिस हो जा रहा है, तो ये सेट आपका क्या हो जाएगा काउंटेबल हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्यू से 0 1 में ऐसे मैप है जो फाइनाइट सेट को छोड़ के बाकी हर जगह क्या हो रहा है उसकी वैल्यू हमेशा 0 हो रही है, तो ये एक्चुअली में काउंटेबल सेट हो जाता है। ये लास्ट ऑप्शन क्या है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन, यानी कि पावर सेट ऑफ एन, और इसकी जो कार्डिनलिटी है वो कितना होता है 2 की पावर एल एफ नॉट, और ये सी के बराबर है, ये भी आपका अनकाउंटेबल है। तो सिर्फ एक ही 3 ऑप्शन है जो अनकाउंटेबल सेट है, इनकरेक्ट है। एक ही ऑप्शन है जो सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम क्यू टू 0 1 विच वैनिस आउटसाइड अ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट के अलावा बाकी हर जगह क्या हो रहा है वो 0 दे रहा है, तो ऐसे सेट का ऐसे फंक्शंस का कलेक्शन काउंटेबल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ये 2 टाइप के सेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्ज़ाम में। एक ए है जो सेट कैसे डिफाइन है, ऐसे मैप का कलेक्शन जो किसी काउंटेबल सेट से 2 एलिमेंट सेट में डिफाइन है, और ये बैनिस हो जा रहा है आउटसाइड ऑफ अ फाइनाइट सेट, एक फाइनाइट सेट के अलावा हर जगह इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है 0 हो रही है। तो अगर ये किसी काउंटेबल सेट से डिफाइन है तो ऐसे जो फंक्शन का कलेक्शन है वो हमेशा काउंटेबल रहेगा। दूसरा है बी जो सेट है वो किस टाइप का है, ऐसे फंक्शन का कलेक्शन है जो किसी इनफाइनाइट सेट से डिफाइन है। इनफाइनाइट सेट में डिन्यूमरेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, कुछ भी हो। इनफाइनाइट सेट है आई, वहाँ से 2 एलिमेंट सेट में डिफाइन है। ऐसे मैप है कि जो एफ है वो फ्री चॉइस रख रही है 0 और 1 होने की ऑन अ डिन्यूमरेबल सबसेट ऑफ आई, यानी कि डिन्यूमरेबल नंबर ऑफ चॉइस है एफ़ के 0 और 1 होने के लिए, तो वो जो ये कलेक्शन है वो हमेशा अनकाउंटेबल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सेट लें C इक्वल टू एफ सच दैट एफ इज़ मैप फ्रॉम नेचुरल नंबर n टू 2 एलिमेंट्स 0 1 सच दैट f of 2n is equal to 0 for all n belongs to set of a natural number, then C is uncountable। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो f की वैल्यू है ऐसे f का कलेक्शन है, एक इनफाइनाइट सेट से 2 एलिमेंट सेट में ऐसे फंक्शन का कलेक्शन है जो इवन इंटीज़र पर क्या दे रहा है वैल्यू 0 हो जा रहा है, यानी बैनिस हो जा रहा है। लेकिन इवन इंटीज़र को अगर हम छोड़ भी दें तो कितने हमारे पास इंटीज़र है, जितने भी ऑड इंटीज़र है, ऑड इंटीज़र की संख्या कितनी इनफाइनाइट है यानी डिन्यूमरेबल है, और ऑड पोजीशन पे यानी कि जब f की वैल्यू ऑड इंटीज़र पे हम देखेंगे
तो वहाँ पर ऑड नंबर पे क्या हो जाएगा, वो 0 हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो हमारे पास कितनी चॉइस हो गई, डिन्यूमरेबल नंबर ऑफ चॉइस हो गई 0 और 1 होने के, इसलिए ये सेट बी टाइप का हो जाएगा और ये सेट क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये 2 सेट आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट में कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट 3 म्यूचुअली डिस्जॉइंट सबसेट ऑफ आर, ईच ऑफ विच इज़ काउंटेबल एंड डेंस सेट इन आर। बी में कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट n म्यूचुअली डिस्जॉइंट सबसेट ऑफ आर, ईच ऑफ विच इज़ काउंटेबल एंड डेंस इन आर। सी में कह रहा है देयर एग्जिस्ट काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ म्यूचुअली डिस्जॉइंट सबसेट्स ऑफ आर, ईच ऑफ विच इज़ काउंटेबल एंड डेंस इन आर। और डी में कह रहा है देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ म्यूचुअली डिस्जॉइंट सबसेट्स ऑफ आर, ईच ऑफ विच इज़ काउंटेबल एंड डेंस इन आर। तो अगर हम समहाउ ऑप्शन नंबर डी को प्रूफ कर दें, डी को अगर हम कर दें तो डी अपने आप ही इम्प्लाई करेगा सी को, और सी इम्प्लाई करेगा बी को, और बी इम्प्लाई कर देगा ए को। तो जो हम प्रूफ करेंगे वो डी को प्रूफ करेंगे, क्योंकि डी को प्रूफ करने से हमारा चारों ऑप्शन अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा। तो डी को प्रूफ करने के लिए चलिए देखते हैं। हमें ये डी जो ऑप्शन था उसका स्टेटमेंट है कि देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ म्यूचुअली डिस्जॉइंट सबसेट ऑफ आर, ईच ऑफ विच इज़ काउंटेबल एंड डेंस इन आर। इसके लिए हम, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी होती है आर की कि जो सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर है क्यू स्टार इज़ काउंटेबल, और डेंस सेट होता है काउंटेबल एंड डेंस इन आर। अब हम क्या करेंगे, फॉर एनी इरेशनल नंबर अल्फा, we will show that alpha times q star, which is by definition is nothing but alpha into q belongs to q star, is dense in R, which is काउंटेबल। ये अल्फ़ा क्यू स्टार कितना हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, और साथ में हम ये दिखाएंगे कि ये डेंस है। काउंटेबल तो सिंपली दिख रहा है, अल्फ़ा क्यू स्टार से क्यू स्टार में सिंपल मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं कि अल्फ़ा क्यू गोज़ टू क्यू, तो ये एक्चुअली बाइजेक्शन हो जाएगा। तो ये काउंटेबल सेट तो है ही, सिर्फ हमें दिखाना है डेंस सेट। तो डेंस सेट के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी सपोज़ कि ए कॉमा बी एनी ओपन सेट, ओपन इंटरवल इन आर, और मान लेते हैं कि अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 है, कोई इरेशनल नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बाई अल्फ़ा और ए बाई बी बाई अल्फ़ा, ये एक इंटरवल हो जाएगा। और चूँकि जो सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर डेंस है, तो एक क्यू इसमें एक एलिमेंट क्यू होगा जो बिलोंग करेगा, देयर एग्जिस्ट क्यू बिलोंग्स टू क्यू स्टार सच दैट क्यू बिलोंग्स टू ए बाई अल्फ़ा और बी बाई अल्फ़ा, और इसलिए क्या हो जाएगा, अल्फ़ा टाइम्स क्यू बिलोंग कर जाएगा कहाँ पर, ए कॉमा बी में। तो अल्फ़ा जब भी पॉजिटिव होगा तो अल्फ़ा टाइम्स क्यू स्टार क्या हो गया, आपका डेंस हो जाएगा इन आर। सिमिलरली जब आपका अल्फ़ा नेगेटिव है, we can show that alpha q star is dense in
आर। अब हमें ये दिखाना है कि इस टाइप के जो अल्फ़ा क्यू स्टार टाइप के जो सबसेट हैं वो अनकाउंटेबली मैनी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करेंगे आर स्टार में। इक्विवेलेंस रिलेशन आर स्टार में हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि ए इज़ रिलेटेड टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए डिवाइडेड बाई बी बिलोंग्स टू क्यू स्टार, देन it is easy to check that relation is an equivalence relation। कैसे चेक कर सकते हैं इसको? बहुत आसान है। रिफ्लेक्सिव दिखाना है, अगर हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा तो A रिलेटेड टू A दिखाना है फॉर ऑल A। तो अब देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट लें अगर आर स्टार में तो A बाई ए क्या हो जाएगा? 1 रहेगा और ये हमेशा क्यू स्टार में होगा, इसलिए बाई डेफिनीशन A रिलेटेड टू A हो जाएगा। और सिमेट्रिक दिखाना है तो क्या हो जाएगा? A रिलेटेड टू B है तो बाई डेफिनीशन A बाई B कहाँ पर हो जाएगा? ये क्यू स्टार में हो जाएगा, मीन्स रेशनल नंबर हो जाएगा। और अगर A बाई B रेशनल नंबर है तो B बाई A भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो B बाई A भी क्यू स्टार में होगा और ये इम्प्लाई क्या कर जाएगा कि B रिलेटेड टू A है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर A B से रिलेटेड है और B C से रिलेटेड है तो बाय डेफिनीशन क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज A बाई B एंड B बाई C ये बिलोंग करेगा क्यू स्टार में, और इसलिए A बाई B और B बाई C दो रेशनल नंबर है तो दोनों का प्रोडक्ट भी यानी कि A बाई C भी क्यू स्टार में हो जाएगा, मीन्स से रेशनल नंबर हो जाएगा, इसलिए A रिलेटेड टू C हो जाएगा। और ये इम्प्लाई करेगा कि ये जो रिलेशन है इस एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास को देखते हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास किसी एलिमेंट का A बिलोंग्स टू आर स्टार, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा B सच दैट B इज़ रिलेटेड टू A। और ये कितना हो जाएगा? ऐसे B A से रिलेटेड होगा जब B बाई A कहाँ पर हो? क्यू स्टार में हो जाए, और ये इक्वल हो जाएगा B सच दैट B बिलोंग्स टू A टाइम्स क्यू स्टार। और ये कितना हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा A क्यू स्टार के बराबर। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट A की इक्विवेलेंस जो क्लास है वो क्या आ गई? A क्यू स्टार के बराबर हो गई। और ये क्या है? एक काउंटेबल एंड डेंस सेट है व्हेन A इज़ इरेशनल नंबर। जब भी A एक इरेशनल नंबर होगा तो हमने ये दिखा दिया पहले ही कि A क्यू स्टार क्या है? एक डेंस सेट होगा और ये काउंटेबल भी होगा। अब हमें पता है कि जो दो इक्विवेलेंस क्लास हैं वो या तो क्या होती हैं? डिसजॉइंट होती हैं, और इक्विवेलेंस क्लास तो इक्वल होती हैं, या तो आइडेंटिकली इक्वल हो जाएंगी तो इक्विवेलेंस क्लास, और या तो टोटली डिसजॉइंट होंगे। तो और इक्वल कब होंगे? जब A और B दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हों। और एक दूसरे से रिलेटेड होने का मतलब क्या है कि A बाई B एक रेशनल नंबर हो जाए, यानी कि A और B एक दूसरे के रेशनल मल्टीपल हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या मिल जाएगा? इससे ये मिल जाएगा कि अगर हम कलेक्शन ऑफ ऑल डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास लें तो ये एक्चुअली में पार्टीशन बना लेगा R का, और ये जो क्वोशिएंट सेट मिलेंगे उसमें कितने से एलिमेंट हो जाएंगे? जो डिसजॉइंट क्लासेस हैं, ठीक है, जो डिसजॉइंट क्लासेस हैं वो कितनी हो जाएंगी? अनकाउंटेबल मैनी।
और अनकाउंटेबल मैनी डिज़ाइन क्लासेस हो जाएगी, और ईच जो डिज़ाइन क्लास रहेगी वो एक काउंटेबल डेंस सेट हो जाएगा। और ये अनकाउंटेबल क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक जो इक्विवेलेंस क्लास है हर एक एलिमेंट की, वो क्या आई है? काउंटेबल सेट आया है। और अगर ये नंबर ऑफ डिज़ाइंट इक्विवेलेंस जो क्लासेस हैं ये अगर काउंटेबल हो गई तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट काउंटेबल हो जाएगा। तो आपका आर स्टार क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल ना रह के काउंटेबल हो जाएगा, जो कि ट्रू नहीं है। आर स्टार अनकाउंटेबल है और हर एक इक्विवेलेंस क्लास में काउंटेबल एलिमेंट है। तो इस सेट में कितने एलिमेंट होना चाहिए? कम से कम अनकाउंटेबल होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा? जो आर स्टार है वो काउंटेबल हो जाएगा, जो कि ट्रू नहीं है। तो इस जो कोसेंट सेट है इसमें कितने हो गए? अनकाउंटेबल मैनी एलिमेंट है, और जो एलिमेंट है वो सारे डिज़ॉइंट है, एक दूसरे से म्यूचुअली डिज़ॉइंट है, और साथ में वो किस टाइप के हैं? ए स्टार ए क्यू स्टार टाइप के हैं। और ये क्या है? काउंटेबल डेंस सेट है। तो टोटल नंबर ऑफ काउंटेबल डेंस सेट कितने हो गए? अनकाउंटेबल हो गए। तो जो हमारा ऑप्शन डी था वो करेक्ट हो गया, और ऑप्शन डी करेक्ट हो गया तो बाकी तीनों ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएंगे।